एक्चुअल में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूजन क्या है पता है? लोग जस्ट फॉरगेट योर चार्ट फॉर सम टाइम एंड जस्ट अंडरस्टैंड रेमेडी स्टेप्स। रेमेडी केवल दो प्रकार की होती है, ओनली टू टाइप्स। एक है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा बैलेंस। तीसरी कोई रेमेडी मैंने देखी नहीं। जो भी रेमेडी आप लोग करते हो इन दोनों में से किसी एक पे आएगी। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन के भी दो टाइप है। कई लोग कहते हैं कि मैं किसी को बल दूंगा, किसी की पावर कम करूंगा। ठीक है, वो मेथड्स है अलग। भी रिस्क होता है। रिस्क ऐसा होता है कि आप जिसकी पावर कम करेंगे बढ़ जाएगा, और जिसकी power बढ़ाएंगे, अगर वो कहीं पे नेगेटिव होगा तो उसके नेगेटिव परिणाम देगा। जब हम रत्न सर पहनते वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। हैं, इट्स सॉरी, वॉइस वॉइस प्रॉपर साउंड नहीं आ सर, रही सर। साउंड। Is it okay now? यस सर। यस सर। जब हम रत्न पहनते हैं, रत्न के कंसेप्ट को समझिए। रत्न कैसे बिहेव करते हैं? एनर्जी है, अब वो आपके सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है, वॉइस नॉट प्रॉपर। स्टिल स्लो। सर डिस्टरबेंस हो रही है आपके पास से ना, वो कुछ हिल रहा है एक्चुअली। पहले बहुत अच्छी आ रही थी, फिर वो नीचे चली। नाउ यस यस। नाउ इट्स ओके। हाँ अब ठीक है। जब हम रत्नों की बात करते हैं तब रत्न कैसे काम करता है? जो भी रत्न आप पहनते हो वो रत्न हाथों या उंगलियों के द्वारा, उन नर्व्स के द्वारा आपके शरीर को एक एनर्जी देता है, राइट? अब वो एनर्जी कैसी होगी? जो रत्न होगा, और वो क्या करेगा? उसकी एनर्जी को एम्पावर करेगा। ओके, सो एम्पावरिंग कब किया जाता है? जब आपका कोई प्लैनेट वीक हो। बट अगर वही प्लैनेट, वीक प्लैनेट, कहीं नेगेटिवली बिहेव कर रहा होगा, ऐसे समय पे अगर आप रत्न पहनेंगे तो उसके साइड इफेक्ट। ओके, ये क्या अलग अलग स्टेप्स है। मैं ये नहीं कहूंगा कोई रेमेडी खराब है, कोई रेमेडी अच्छी है, लेकिन हाँ, रेमेडी केवल दो टाइप की होती है। एक होती है डिटॉक्सिफिकेशन, एक होती है बैलेंसिंग। और उसमें बैलेंसिंग की जो रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या आप जिंदगी भर डिटॉक्सिफिकेशन करते रहेंगे? और दूसरी चीज ये है, रत्न के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि आपको समझना होगा कि हमारे बर्थ चार्ट के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड द ट्रांजिट, जो उसके साथ लाइव चलता रहता है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? बिल्कुल। ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? जैसे आपका एक मटके का पानी है। मटके के पानी में अगर समझो आपने पानी भर के रखा हुआ है, ओके, अब ये पानी आपने निकाला नहीं। सपोज बचपन से लेकर के, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, आपने 30 साल तक उस पानी को निकाला नहीं, लेकिन पानी, अब क्या वो पानी पीने, क्या वो पानी पीने लायक रहेगा? हाँ जी, नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा सर। क्योंकि वो गंदा हो जाएगा। तो हमारे जीवन में यही होता है कि हम क्या करते हैं, प्लैनेट को कभी भी साफ नहीं करते। हमारे जीवन में हमें ईश्वर ने 12 हाउसेस दिए और उसमें 9 प्लैनेट्स दिए। ठीक है, तो ये 9 प्लैनेट्स और 12 हाउसेस में कहीं भी गंदगी जमा होगी, और जब उसको यूज करने की बारी आएगी तो आपको दिक्कत बनेगी। हमारे जीवन में यही होता है। कुछ गंदगी हम पिछले जन्म से लेके आते हैं, और इस जन्म में हम वही गंदगी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि उसका नेचुरल स्वभाव हो गया है। हर प्लेनेट का एक नेचुरल स्वभाव है, एक बिहेवियर है, राइट? जैसे अभी किसी कुछ कुछ देर पहले ग्रुप में किसी ने डाला था अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज कौन देता है? वीनस। लेकिन उस डायबिटीज को बढ़ाने का काम कौन करता है? जुपिटर। जुपिटर फैलाव है। अब जुपिटर और वीनस ये दोनों अपनी अपनी जगह मोटापा लाते हैं, लेकिन जुपिटर का जो मोटापा है वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड वे में, और वीनस का जो मोटापा है वो ऑर्गेनाइज्ड है, पूरे शरीर पे इक्वल रहेगा। आप नोटिस करो, वीनस का मोटा व्यक्ति जो होगा ना, उसके हाथ पैर सब इक्वल नजर आएंगे आपको। और जुपिटर का जो मोटा व्यक्ति होगा उसके केवल पेट बाहर निकला हुआ होगा, पेट और कमर। ये बेसिक डिफरेंस है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो मटका है, मटके से मुझे ये जो गंदगी निकालनी है,
तो इसका एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे अच्छा पानी भरते जाओगे, गंदा पानी छलक के निकलते जाएगा, राइट। अब समझो किसी को पानी यूज करना है, आपने ये टैप खोला, आपने पानी को यूज करना चालू किया और यहाँ से आपने फिलिंग की ही नहीं, तो क्या होगा, मटका खाली हो जाएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप मटका डेली फिल करते हो, क्यों करते हो, कि आप उसको यूज कर सको। यही कंसेप्ट है बैलेंसिंग का, कि आपको मटके में अगर पानी साफ चाहिए तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी करना होगा, और जितना पानी आप यूज कर रहे हो उसी हिसाब से आपको पानी भरना भी होगा। तो ये है गंदगी को निकालना, इस डिटॉक्सिफिकेशन, और यूसेज के हिसाब से पानी को भरना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक कुंडली है, ये किसी बैलेंस पे टिकी हुई है। अगर आपका 8th हाउस सडनली एक्टिव हो जाए, आपकी दशा आ जाए, और मैं कहता हूं आपका 8th हाउस एक्टिव हो गया, अब क्या होगा, 8th हाउस अगर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, 8th वाली साइड। यस, ये तो झुक गया। अब हाँ। 8th हाउस के झुकाव को, इस कुंडली को रोकने के लिए एकदम स्टेडीनेस, हमें क्या करना होगा, 2nd हाउस को भी यूज करना होगा, सेकंड को पकड़ना पड़ेगा, बैलेंस पकड़ना पड़ेगा। यही हम लोग गलती कर रहे हैं। हर हाउस से उसका 7वां हाउस उसका बैलेंसिंग हाउस है। यहां तक पिक्चर क्लियर है आपको? जी सर। हर हाउस से 7th हाउस उसका बैलेंसिंग हाउस। उसका बैलेंसिंग हाउस, 7th हाउस ऑफ ईच हाउस इज अ बैलेंसिंग हाउस, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जी। ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा नया होगा आप सबको, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यूजुअली एस्ट्रोलॉजी में हम लोग वही बेसिक ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं, बट ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ हाउस ऑफ ईच हाउस इज कॉल्ड एज अ बैलेंसिंग हाउस, ध्यान रखना इस बात, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने जिस प्लैनेट की दशा है वो जिस हाउस में बैठा है, आप उसके 7th हाउस को भी यूज करना है। यहां तक क्लियर है? या यूं कहें आप 1-7 एक्सिस को यूज करोगे आप। इसके ऊपर हमने एक क्लास ऑलरेडी लिया हुआ है कि अगर 8th हाउस मेरा क्या है, 8th हाउस आपका क्या है बताइए मृत्यु है सर। जी। मृत्यु है सर। एक्सप्रेशन का लॉस। एक्सक्रीटरी, तो ये मेरा इंटेक है। अगर आप एक्सक्रीटरी पार्ट को सफल रखना चाहते हैं तो आपको इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। 8th हाउस अगर मेरा स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म मतलब आप किसी को ज्ञान बांट रहे, ठीक है, तो ज्ञान का इंटेक क्या है, 2nd हाउस वाणी। अगर आप यहाँ से पूजा कर रहे, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद आप किसी को 4 गालियां देते 2nd हाउस में, तो क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं सर। लॉजिकली खराब हो थिंक जाएगा। करो, लॉजिकली थिंक करो। तो अगर मैं 8th हाउस की दशा है और 8th हाउस को मैं यूज कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर मेरे 8th हाउस में प्लैनेट है, मैंने उसका बहुत मंत्र जाप किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है पता है, आपका लीक आप ठीक नहीं कर रहे हो, आपका नल जो है, पाने पाने बोतल पाने बहुत आगे आया, आपका जो नल बहुत है, ही आगे था। ये जो नल है ये तो बहुत लीकेज, डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। दिख भी नहीं रहा था आंखों से, पर सर, फिर वो जी की जिस सीरीज की सब गेस कर निखिल दी। निखिल जी प्लीज चलो म्यूट ठीक कर है। लीजिए, आप सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब बात करनी होगी तभी आप अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। तो ये तो पिक्चर क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई डाउट? नहीं नहीं, सर। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। ठीक है, नहीं सर। हम आगे बढ़ते सर हैं, एक बार रिपीट कर दीजिए, डिस्टरबेंस बहुत थी बीच में, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी हाउस का 7th हाउस उसका बैलेंसिंग हाउस है। अगर मेरा प्लैनेट 8th हाउस में है तो उस हाउस को बैलेंस करने के लिए मुझे 2nd हाउस को प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है कि अगर आप 8th हाउस मंत्रों का हाउस है, वैसे कोई लोग बोले 5th है, लेकिन जो उसकी सिद्धियां प्राप्त करना वो 8th हाउस है, तो आप जब किसी
8th हाउस की रेमेडी कर रहे हो, आप क्या करोगे, मैं ओकल्ट से जुड़ जाऊंगा। तो ओकल्ट का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ओकल्ट का व्यक्ति ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे वो व्यक्ति ओकल्ट से जुड़ा है और दूसरी तरफ वो लोगों को गालियां दे रहा है, वाणी का दुरुपयोग कर रहा है, तो क्या ये कुंडली बैलेंस रहेगी? आप कई बार नहीं रहे। देखोगे ओकल्ट वाले व्यक्ति कौन से होते, बड़े बड़े धर्मगुरु हो गए, या फिर कोई सन्यासी हो गया, साधु महात्मा हो गए। अगर वो सेकंड हाउस को नेगेटिवली यूज कर रहा होगा तो उसको यहाँ पे भी सिद्धियां नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही ये आपका एक्सक्रीटरी पार्ट है। अगर आपको आपका हाजमा ठीक रखना है तो आपको खान पान पे भी ध्यान देना होगा। आप अगर फास्ट फूड खाओगे, अनशंट खाओगे, तीखा खाओगे, क्योंकि ये भोजन का भी हाउस है, तो आप केवल हाउसेस के कारक तत्वों को देखेंगे, आप देखोगे कि कभी भी ऑपोजिट हाउस के कारक तत्व एक दूसरे के एंटी पाए जाते हैं। 5th हाउस क्या है, ज्ञान का। 11th हाउस क्या है, बताइए फिर 11th हाउस क्या है? लाभ है सर। लाभ का घर। प्राप्ति है सर। प्राप्ति का। यहाँ पे क्या है, भोग है। यहाँ पे क्या है, ज्ञान है। भोग और ज्ञान एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। अब अगर आपकी 11th हाउस की दशा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप ज्ञान को भूल गए, आप इंटेक को भूल गए, तो क्या आपका ये भोग टिकेगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, ये कुंडली इस टोक पे हिलेगी, ऊपर नीचे होगी। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। यू गेटिंग पॉइंट? इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक क्लास लिया हुआ है, जो नए लोग हैं उस क्लास को आप देख सकते हो, 3 से 4 दिन पहले की बात है। ठीक है, अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जी। इफ यू वांट हम इसमें आगे वापस ले लेंगे, नॉट एन इश्यू। अब ये तो हो गया हाउस बैलेंसिंग। मैंने क्या कहा कि रेमेडी के रूल्स क्या है, पहले आप दशा लॉर्ड को डिटॉक्स करें। दशा लॉर्ड को डिटॉक्स करने की टेक्निक क्या है, सिंपल टेक्निक, टेक्निक्स कई है, लेकिन उसमें जो बेसिक टेक्निक जो मस्ट डू है वो है फास्टिंग। जो भी दशा लॉर्ड होगा उसकी फास्टिंग करनी है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था उसके मंत्रोच्चार। ठीक है, अगर आप शास्त्रीय ये वैदिक ज्योतिष के जो धर्म गुरुओं के पुस्तकों को देखोगे तो उसमें केवल 3 से 4 उपाय दिए गए, जप, तप, यज्ञ, होम। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। कल ही किसी से डिस्कशन हो रहा था, कहीं पे ये चर्चा निकली थी, तो मैंने बोला ये बिल्कुल लॉजिकल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बॉस, ध्यान रखना। जप, तप, यज्ञ और होम। बाकी जो उपाय है डिटॉक्सिफिकेशन के, जैसे आप लाल किताब में देखोगे और चीजों में देखोगे, मैं ये नहीं बोलूंगा काम नहीं करते, बट उसके काम करने के तरीके थोड़े अलग है। ये है जड़ से उपाय, समझे? जी। अगर आप इनको यूज करते हो रिजल्ट चमत्कारी रहेगा, इसमें कोई शक और संशय नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपनाया हुआ है। मैं मैक्सिमम अपने बॉडी, अपने ऊपर जो भी मैंने रेमेडी किया आज तक, वो इन्हीं चारों को किया, इससे ज्यादा कुछ। होम में हवन। हवन, 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 इसको होम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जी बिल्कुल ठीक। यही 4 उपाय दिए गए हैं। अब बाकी लोग, जो बाकी जो चीजें हैं ना, ये आपको खुद समझना चाहिए कि जब कुंडली बनाई अ, ऋषि मुनियों ने, तो देखिए, आपने कहानी सुनी होगी कि रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने सर। वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने। और उसको लिखा किसने था? गणेश जी ने। कैसे लिखा था वो कहानी, कुछ याद है किसी को? उस कहानी को पढ़ना, उसमें तो उसमें रियल क्रक्स नजर आ जाएगा आपको। तो ये जो ऋषि मुनि ने जो कुछ ये ज्ञान दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं आया है, ये परमात्मा द्वारा कहीं ना कहीं एक उनको डायरेक्टेड ज्ञान था। ये उनको ये पूरा दिखाया गया है कि कैसे काम करता है। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने ये जो सिस्टम बनाया, उसमें शुक्र बुद्ध को एंटी नहीं रखा है, सूर्य शनि को एंटी नहीं रखा है, बृहस्पति मंगल को एंटी नहीं रखना है। कल की क्लास में मैंने श्रीकेश जी को क्यों कहा था कि आप ऊंच नीच पे ले लेना, तो इसका कारण है क्योंकि हम लोग अभी इसी पे फोकस कर रहे हैं, इसके अलग पार्ट को फोकस कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। यू गेटिंग अ पॉइंट?
जी कि बुध अपनी राशि में उच्च का है और शुक्र बृहस्पति की राशि में उच्च का है, लेकिन वहीं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब इसी चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक अलग एंगल से। ईश्वर ने सब कुछ जोड़े में बनाया है। ये पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, एप्पल को बीच में से काटोगे तो इक्वल पार्ट, राइट? ऐसे जी ही जी हस्बैंड वाइफ जो मैरिड लाइफ है वो एक दूसरे के संपूरक माने गए। अब आप ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर हस्बैंड कहे कि वाइफ को कि तुम मेरा काम करो और वाइफ कहे तुम मेरा काम करो, क्या वे एक दूसरे के काम करेंगे खुशी खुशी? मतलब घर में बर्तन पोछा झाड़ू सब काम आप हस्बैंड देख ले एक दिन के लिए, और वाइफ आपके बाहर के काम देख ले, प्रोफेशन, घूमना, भाग दौड़ करनी, ये सब चीजें। क्या ये दोनों कंफर्टेबल रहेंगे? नहीं सर। यही तो है नीच का। जब मैं आपका काम करूंगा और आप मेरा काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं नीच का हो जाऊंगा, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। यू गेटिंग अ पॉइंट? जी सर। सिंपल लॉजिक है ये। हस्बैंड अपना काम करे, वाइफ अपना काम करे, दोनों ट्यूनिंग में एक साथ मिलजुल के रहे। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। अब हस्बैंड और वाइफ, अब इसी में मैं 3 एग्जांपल लूंगा, इसमें नीच भंग का जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। नीच भंग होता क्या है? बहुत सिंपल एग्जांपल है हस्बैंड और वाइफ का, क्योंकि जो प्लैनेट है ना वो जोड़े में, वो भी हस्बैंड वाइफ है, समझ लो आप। ठीक है, ये हस्बैंड है और इस तरफ वाइफ है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये? हैप्पी मैरिड लाइफ। बिल्कुल। कोई शक? नहीं ये क्या हो सर। गया? नो सर। हैप्पी। थोड़ा सा इसको अब क्या करना है, ठीक है? हस्बैंड का काम अब मैं वाइफ को दे देता हूँ, और वाइफ का काम कौन करेगा? हस्बैंड। हस्बैंड। क्या हो गया ये? नीच। नीच के हो गए ना? क्या ये खुश रहेंगे? नो सर। दोनों को साथ में रहना है, इसे मैं बोलूंगा अनकंफर्टेबल या सैड। तो हैप्पी से सैड झटके में कन्वर्ट हो गए। अब दूसरी तरफ ये है कि हस्बैंड वाइफ का काम कर रहा है और वाइफ भी वाइफ का ही काम कर रही है। ये क्या हो गया? इसे वन कहते ट्रैक। नीच भंग राजयोग। कुछ समझ आया? वाइफ तो अपना काम कर ही रही है, हस्बैंड भी वहीं पहुंच गया, हस्बैंड हो गया नीच का। अब क्या हुआ? वाइफ उसको सपोर्ट कर रही है, उसको सिखा रही है। मतलब वाइफ को अपना काम आता है, हस्बैंड को नहीं आता है, हस्बैंड सीख रहा है यहाँ पे। तो हस्बैंड की नीचता किसने भंग की? वाइफ ने भंग की। इसीलिए नीच भंग राजयोग बहुत अच्छा होता है। नीच भंग राजयोग कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होता है। सुनील जी, इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं हो सकती। सिंपल लॉजिक है ये, लॉजिकल सोचो। वैसे नीच भंग के और भी नियम है, उसमें लग्नेश का भी है और भी चीजें हैं, लेकिन उसका भी मैं बेसिक आपको बताऊंगा कि वो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है। लेकिन इससे बेसिक को समझ लो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नीच भंग होता है। अब इस चार्ट को वापस देख लो। अगर बुध यहाँ पे आ गया, बुध यहाँ पे नीच का हो गया, लेकिन शुक्र यहाँ पे उच्च का है। जब भी कोई उच्च का और नीच का प्लैनेट एक साथ बैठते हैं तो नीच के प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी वो जी। कैसे होता है? ऐसे होता है, क्योंकि जो उच्च का प्लैनेट है उसको उसका काम पता है, वहां पे कंफर्टेबल है, वो उसको सिखा रहा है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों जोड़ी में ही काम करते हैं हमेशा। अब तो आपको यकीन हुआ कि दोनों जोड़ी में काम करते हैं, मैं इतने दिनों से जो बिल्कुल। बता रहा हूँ। साथ बैठना जरूरी है या अपोजिट हो तब भी है? जी हाफ। मतलब अपोजिट हो, जैसे एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों नीच हैं।
सर सर जी, साथ बैठेंगे तभी होएगा। नीच भंग साथ बैठेंगे तभी होगा। वैसे अगर अच्छा। अपोजिट है तब भी एक दूसरे को गाइड करेंगे दृष्टि से कि भाई मैं तुझे अपना काम सिखा रहा हूं, तू मुझे अपना काम सिखा, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। और उसमें भी अगर किसी एक प्लैनेट पे राहु, केतु, शनि, मंगल की दृष्टि पड़ गई तो उसकी बैंड बच जाएगी, तो दूसरा वाला मदद नहीं कर पाएगा। नीच भंग का ठीक है। एक्चुअल क्रक्स ऐसे ही है। अब इसमें 6, 8, 12 के में ही यूजुअली नीच भंग बनते हैं। उसके पीछे भी मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है, ठीक है, अगर टाइम मिला तो इसे कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं 3 दिन से कह रहा हूँ, मैं इससे पूछ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। बिल्कुल तो सर। ये पिक्चर क्लियर हुआ जी जी सर। नीच भंग का। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता है। हाँ जी। गुरु और मंगल, इन दोनों की शादी हुई है, अर्थात इनको क्या दिया गया? धर्म और रक्षा। अगर केवल बृहस्पति धर्म का काम करेगा और मंगल उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, यानी मंगल को आप यूज नहीं करोगे, रक्षा नहीं होगी, तो ये गुरु भी डिस्टर्ब रहेगा। और ये केवल रक्षा करेगा और धर्म साथ में नहीं होगा, तब भी ये डिस्टर्ब रहेगा। सिंपल लॉजिक है। यानी कि जब जुपिटर की दशा हो आपकी, आपको मंगल को यूज करना ही पड़ेगा, और जब मंगल की दशा हो तो आपको जुपिटर को यूज करना ही पड़ेगा। एल्स क्या होगा पता है? एल्स क्या होगा? टॉक्सिन्स जमा होंगे। फिर आप कहोगे मैं उपाय कर रहा हूं लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स रेगुलरली आते जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली जो है बैलेंस नहीं हो पा रही। जहां पे भी जुपिटर बैठा होगा, आपका कोई भी प्लैनेट जिसकी दशा चल रही है वो यहाँ बैठा, तो मैं क्या बोलूंगा, आप खान पान पे ध्यान दो, नहीं तो हाउस बैलेंस नहीं होगा। सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट, अगर आप भोजन ढंग से नहीं करोगे तो 8th हाउस डिस्टर्ब होगा। लगन में बैठा प्लैनेट, अगर आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखोगे, ये आपका खुद का कैरेक्टर भी है, तो इफेक्ट कहाँ आएगा? मैरिड लाइफ पे आएगा। इफेक्ट कहाँ आएगा? बिजनेस पे आएगा। इफेक्ट कहाँ पे आएगा? रिलेशंस में आएगा, क्योंकि उसके संपूरक 7th हाउस क्या है? यू गेटिंग अ पॉइंट? हाँ 7th हाउस में बैठा प्लैनेट, मैरिड लाइफ या फिर बिजनेस में फोकस नहीं करोगे, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? आपके कैरेक्टर पे आएगा, खुद पे आएगा। आपको क्या करना होगा? जहां पे प्लैनेट बैठा है उसके अपोजिट हाउस को पकड़ना है और उसके गुणों को भी यूज करना है पॉजिटिवली। ऐसे ही जो प्लैनेट बैठा है यहाँ पे, जिसको आप यूटिलाइज करने की बात कर रहे हो, जिसको आप डिटॉक्सिफिकेशन करने की बात कर रहे हो फास्टिंग और मंत्र जाप से, उसका जो अपोजिट प्लैनेट है, वो अपोजिट प्लैनेट का कंसेप्ट किसने दिया है? ऋषि मुनियों ने दिया है। बुध और गुरु एक दूसरे के अपोजिट है, शनि सूर्य एक दूसरे के अपोजिट है, बुध बृहस्पति और मंगल एक दूसरे के अपोजिट है, राहु केतु एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात कर लेते हैं चंद्र की। चंद्र सूर्य के साथ भी और लग्न भी इंपॉर्टेंट है वहां पे, इसकी थोड़ी सी हम बात अभी करेंगे। ये फंडामेंटल क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। क्लियर। बिल्कुल। जी सर। यस सर। गुरु मंगल धर्म रक्षा की बात करते हैं। ऐसे ही सूर्य शनि टाइम की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं। ठंडे दिमाग से सोचो, हम बोलते हैं सूर्य शनि पिता पुत्र में बनती नहीं है, ये एक दूसरे के शत्रु है। कई बार सुना होगा आप लोगों ने, सुन रखा है? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी। कोई बात। अब आप ठंडे दिमाग से सोचो, लॉजिकली सोचो, टाइम का लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन है? सूर्य। सूर्य। टाइम को ही सूर्य। फॉलो करता है, टाइम से निकलेगा टाइम से जाएगा। हम्म, उससे बेहतर कोई प्लैनेट है? ना नहीं। और किसी भी कुंडली में टाइम को हैंडल करने का काम किसको मिला है? शनि को। आपका कर्म कारक प्लैनेट है वो। आपके जीवन की पूरी लेखनी का हिसाब किताब वही कर रहा है, राइट? बिल्कुल। अब शनि की दशा हो और अगर आप सूर्य की अवहेलना कर रहे हैं, सूर्य की अवहेलना कैसे करोगे आप? सुबह 9 बजे उठ के। तो ये शनि आपको मदद कर पाएगा क्या? जबकि कर्म कारक प्लैनेट है, पैसा देने का काम इसी का है। आपके बिजनेस और प्रोफेशन को आगे ले जाने का काम यही करता है। लेकिन इसी शनि की दशा में आप सूरज के उगने के पहले रेडी हो जाते हो, तो ये शनि आपको रातों रात, मतलब दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की कराएगा। बात लॉजिकल लग रही है कि नहीं इसमें? बिल्कुल है सर। क्योंकि बोथ जी आर सर। रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड। ऐसे ही सूर्य की दशा है
आप पब्लिक को भूल गए, पीपल को भूल गए, तो ये शनि क्या करेगा, उधर से आपको डंडे देगा, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, समझ लो इनकी शादी हो रखी है, ये पीपल का है, ये टाइम का है, लेकिन ये काम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पब्लिक के लिए काम करो, क्योंकि वो एक अथॉरिटी की पोजीशन में बैठा हुआ है, सूर्य का एक पद है, हायर अथॉरिटी, लेकिन उस पोजीशन में बैठ करके वो शनि का मिसयूज कर रहा है, पीपल के लिए कुछ कर ही नहीं, मैं पब्लिक के लिए कुछ कर ही नहीं, मैं आज के राजनेता पॉलिटिशियंस, तो क्या ये शनि खुश रहेगा? नहीं रहेगा, वो आपको तकलीफें देगा। समझ गए इस बात को? जी। तो जब भी सूर्य की दशा है, शनि को भी बैलेंस करना पड़ेगा, शनि की दशा सूर्य को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उस समय टाइम पीपल का जो एक्शन कौन है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, ये धर्म का था, ये टाइम ऑफ पीपल का था। आगे बढ़ते, शुक्र बुद्ध। शुक्र क्या है? मनी। बुद्ध क्या है? नॉलेज। एक आपने श्लोक सुना होगा, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सा सर्वत्र पूज्यते, सुन रखा होगा किसी ने? जी जी सुना हुआ है। अब आप लॉजिकली सोचो, इसने आपको लक्ष्मी की प्राप्ति तो दे दी, लेकिन उस लक्ष्मी का सदुपयोग आप नहीं करते हो, क्योंकि वहां पे एक ज्ञान भी कारक प्लैनेट है जो कि बुध है, तो क्या ये लक्ष्मी आपको सुख दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, राइट? बिल्कुल। अच्छा, शुक्र के पास केवल मनी ही नहीं है, शुक्र भी दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं, ये तो आप जानते हो। जी। मैंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि महामृत्युंजय के जो जनक है वो शुक्राचार्य जी। ओके, अब यहाँ पे ये वाणी के कारक भी है बुद्ध, जैसे सेकंड हाउस वाणी का हाउस है, वैसे प्लैनेट में बुद्ध जो है वाणी के कारक है। सहमत हो ना आप लोग? व्यापार बिल्कुल। के कारक है, हम्म। बिजनेस के कारक है। ओके, तो ये जी। इसको यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका सदुपयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कई जगह शास्त्रों में आप देखोगे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूं आपको। मैं, अगर ब्लड रिलेटेड चीजें हैं तो उसे मंगल की भूमिका हो जाती है दवाइयों में, जब हम मेडिसिन की बात करते हैं। सूर्य की अपनी भूमिका है, जब एलिमेंटल लेवल पे जो प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं उसमें अग्नि का स्पेशल रोल है, अग्नि और, ठीक है। उसके बाद शुक्र का भी अपना रोल है दवाइयों में, शुक्र और मून का। तो कई बार लोग कहते हैं नहीं, केवल मैं मंगल को लेके चलूंगा जब मैं औषधियों की बात करते हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है बुद्ध किस तरह की औषधियों का कारक है, जानते हो आप लोग? आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां जितनी भी रिलेटेड। जड़ी बूटियां। होम्योपैथी। होम्योपैथी में बुद्ध को यूज नहीं करते, वहां पे चंद्र की भूमिका आ जाती है। ठीक है। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल। और अगर हमें टाइम मिला, हम अगर आगे आप लोग कंटिन्यू करोगे, अगर इफ यू आर गोइंग अहेड विथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेंगे। इनके पीछे का रिसर्च बहुत अलग है, क्योंकि दवाइयों का काम करने का तरीका ही अलग है। आपने देखा होगा कि अलग अलग नक्षत्रों में ही जड़ियों को तोड़ा जाता था पहले के समय पे, तब उनकी भूमिका अलग होती थी, तब वे औषधि बन जाते थे, अमृत हो जाते थे, क्योंकि सब कुछ सर नक्षत्र पे से। एलोपैथी। सर जी मैम, एलोपैथी राहुजनक है मैम। अच्छा। एलोपैथी अगर राहु ओके। सूर्य है तो हम बोल सकते हैं सूर्य की इन्वॉल्वमेंट वो एक पोजीशन भी है, क्योंकि क्विक रिलीफ की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें राहु की भूमिका मेन हो जाती है। ठीक है, अच्छा। अब जब मैं राहु केतु की बात करता हूँ, राहु इज ए पित्र, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राहु इज ए मॉडर्न वर्ल्ड, केतु इज स्पिरिचुअल एनर्जीज, केतु इज एंसेस्ट्रल, रूट, जड़ है, जड़। बिना जड़ के कोई पौधा कोई पेड़ टिक सकता है? हमारी प्रॉब्लम क्या पता नहीं। है, हम इस केतु को भूल जाते हैं हमेशा। लेकिन आपको पता नहीं है कि संसार में किसी भी चीज की उत्पत्ति या किसी भी चीज के अंत का कारक यही बनता है, केतु। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ज्यादा, मेरे पास वर्ड नहीं इस प्लैनेट के लिए, सीरियसली कह रहा हूँ, आई डोंट हैव अ सिंगल वर्ड फॉर दिस।
ये जो आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी करने बैठे हो ना, आप जी। सबका केतु कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, और या 8th हाउस एक्टिव होगा, आप देख लेना, लिख के देता हूँ सर मेरी मेरी तो महादशा चल रही है सर केतु की। सामने लाइव एग्जांपल। मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था केतु की अंतर्दशा में, मतलब फुल फ्लेज। हम्म। उसके पहले मैं बस ऐसे ही था, जैसे बाथरूम सिंगर है उस तरह का था। बट जैसे ही केतु आया उसने मुझे पुश दिया, पुश मी लाइक एनीथिंग। ठीक है, राहु आपको बेसिकली भोग में ले जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, राहु इज एक्सप्लोजन काइंड ऑफ थिंग। एक्सप्लोजन का मतलब है कि वो राहु जिस भाव में बैठा है ना, आप समझ लो उस भाव को लेकर के आपकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। आप अपने अपने चार्ट में देख लेना, राहु जहां भी बैठा होगा उस भाव के प्रति आपकी सोच क्या होगी पता है, जितना मिल जाए कम है, क्योंकि एंडलेस है, एंडलेस डिजायर है वो। और उस डिजायर को जो कंट्रोल करता है वो केवल केतु, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, धड़ है, धड़ है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, आप क्या करते हो, आप ना एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हो, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो प्राप्ति के लिए, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए आप आगे दौड़ते हो, लेकिन ना वो दिशाहीन दौड़ होती है। आपको पता नहीं कि राहु आपसे गलत अनैतिक कार्य भी करा सकता है, आप करते हो क्योंकि वो किसके किसके इन्फ्लुएंस में है आपको पता नहीं है। ऐसे केसेस में केवल केतु एक प्लैनेट है, अगर आप उसको यूज कर लो तो आपसे गलतियां नहीं होने देगा, कि राहु की आदत पता है। अच्छा, राहु की दशा देखो, लॉजिकली सोचो, सबसे पहले किसकी महादशा आती है, राहु की आती है। राहु आपसे बहुत गलतियां कराता है। फिर किसकी आती है, जुपिटर की आती है। जुपिटर क्या करता है, जुपिटर आपको समझाता है, ज्ञान देता है, आपको मौका देता है कि आप अपनी गलतियां जो आपने की है उसको सुधारो। उसके बाद कौन से भाई साहब आते हैं, शनिदेव आते हैं। वो बोलते बॉस टाइम खत्म, टाइम जो देना था दे दिया, आपने राहु में बहुत गलतियां कर दी और आप जुपिटर में सुधरे नहीं, अब मेरा काम है आपको दंड देने का। और उसमें भी जो व्यक्ति सूर्य को भूल जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, वो बर्बाद हो जाता है, फिर दोष देता है शनिदेव ने मेरी बैंड बजा दी। अक्सर आपने सुना होगा। आप जमा होते जा रहे ना, का निवारण, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरे स्टेप में बैलेंसिंग की, अब और दोष यहाँ पे उत्पन्न ना हो। यहाँ तक क्लियर है? जी। सर इसमें एक चीज पूछनी जी थी सर। जी बोलिए। सर, जैसे जो भी ये टाइम पीपल मनी नॉलेज है, इसमें बेसिकली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट लगना का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आदमी का खुद फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है तभी कुछ होगा। लग्नों को भूल जाओ अभी, ये दशा की बात कर रहा हूं मैं केवल। अच्छा। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी घटनाएं घटित होती है, मंत्र भी इफेक्टिव रहेगा बैलेंसिंग में? सर बैलेंसिंग में मैं मंत्र को सजेस्ट नहीं करूंगा, मंत्र केवल दशा लॉर्ड का करो। लेकिन जो दूसरा ठीक। हाउस है ना, वो मंत्र से काम नहीं करेगा। जो दूसरा प्लैनेट है उसको आप अपने कारक तत्वों में बैलेंस करो, क्योंकि जो ठीक है। मंत्र होता है ना, वो आपके रूट में इफेक्ट केवल कुछ मिनट के लिए डालेंगे। आपको बैलेंस करना, पहले बात समझो। लेकिन जब उनको आप कारक तत्वों में लाओगे, कारक तत्वों में लाओगे, तब वो आपके संस्कार के रूप में जब उसमें जड़ित भूत होंगे, और जैसे वो जड़ में घुसेंगे उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा चमत्कारी होगा। मैंने बहुत ठीक है सर। सिंपल एग्जांपल बताया कि अगर मेरी जुपिटर की दशा है और जुपिटर को मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, उसको पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो वो आपको मोटा कर देगा। आप एक्सरसाइज करोगे नहीं तो क्या होगा, मंगल को यूज करना पड़ेगा ना भाई साहब आपको। जी सर। समझ गए ना बात को? जी सर। आप केतु की दशा में बैठे हो और आप राहु को भूल गए एकदम से ही, ठीक है। हालांकि केतु एकमेव ऐसा प्लैनेट है जो बैलेंसिंग करने के बाद, अगर आप ये एक ऐसा एकमेव प्लैनेट है जिसको आप यूज करो और किसी को बैलेंस मत करो, सिर्फ इसको यूज कर लो, तो आपको दुनिया का सब कुछ दे देगा। इसको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पीछे का साइंस मैं किसी दिन बताऊंगा, उसके पीछे पूरा एक सेशन लगेगा। बट ये एकमेव प्लैनेट है जो शादी के बावजूद भी सब इसी की चलती है, ठीक है। ठीक है।
केतु ठीक है बहुत सर। इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम चंद्र की बात करते हैं। एक चीज फिर से कह रहा हूँ, लग्न को भूल जाओ, पंचम को भूल जाओ, दसम को भूल जाओ, नवम को भूल जाओ। अभी हम लोग रेमेडी के प्रिलिमिनरी स्टेप में हैं। पहला स्टेप क्या है? दशा लॉर्ड को पकड़ो। किसी की कोई भी प्रॉब्लम चल रहे हो, बट मुझे मत बताओ क्या प्रॉब्लम है, दशा लॉर्ड को पकड़ो, क्योंकि जब दशा है, दशा की परमिशन के बिना कोई चीज एक्टिवेट नहीं हो सकती। ध्यान में रखना, ये लगन कौन सा है, राशि कौन सी है, वो सेकेंडरी। आपकी कुंडली में दोष होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन उस दोष को एक्टिवेट करने का काम किसने किया है? दशा ने किया है। मैंने थाउजेंड्स ऑफ चार्ट देखे और मैंने हमेशा पाया है दशा के बिना कोई इवेंट एक्टिवेट नहीं हो सकती है। और इवेंट एक्टिवेट होने के बाद इवेंट को जस्टिफाई करने का काम गोचर करते हैं, विच वी कॉल एज अ ट्रांजिट। ठीक है, जो सडन ठीक है सर। इंसिडेंट। लेकिन अगर आपने दशा के लेवल पे इसको कंट्रोल कर लिया, तो गोचर कितना भी नेगेटिव करना चाहेगा आपके कुंडली के दोष के कारण, वो जो दशा है ना, वो रोकेगा, बोलेगा नहीं। तो वही बात हो गई कि मेरे कर्मों के प्रारब्ध अनुसार, मेरे पिछले जन्म के कर्मों के प्रारब्ध अनुसार मेरे चार्ट में एक ऐसा दोष था जिसमें मेरा एक्सीडेंट होना था, मेरे हाथ पैर टूटने थे। लेकिन मैंने क्योंकि दशा को कंट्रोल कर लिया, दशा ने बचा लिया, मुझे हाथ पैर नहीं टूटे, मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट को मैं बचा नहीं पाया क्योंकि दोष है कुंडली में। लेकिन मुझे पैर में क्या हो गया? चोट लग गई, कील घुस गई, एक कांटा घुस चुभ गया, जिसकी मैंने डॉक्टर के पास जाके पट्टी करा ली। ये ऐसा जी होता है, यकीन ठीक है। मानो। मेरा प्राइम अनुभव है, मैंने अपने चार्ट्स पे, अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट पे, अपने दोस्तों के चार्ट पे पहले प्रैक्टिकली सब एक्सपीरियंस किया, उसी के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये बात। अब बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ताकि आने वाला लाइफ अच्छा रहे, आपको वापस एस्ट्रोलॉजर के धक्के ना खाने पड़े। एस्ट्रोलॉजर भी खुद एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मेरा उपाय कर दो, देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं करते वो लोग। एक तो केतु का काम करे, दूसरी तरफ वो मटेरियलिज्म, पैसा, ये वो ये, यू गेटिंग अ पॉइंट। जी सर। भौतिकता से कनेक्ट नहीं होते। अच्छा, राहु इज अगेन पीपल। कौन सा पीपल? जो गरीब तबके का पीपल है वो राहु है, ये भी ध्यान में देना। आप उसको यूज, आप उनकी सेवा ही नहीं कर रहे हो, क्या होगा? केतु आपका सेट नहीं हो पाएगा, कितनी पूजा कर लो।